ठीक है। डिसोल्यूशन में अगर हम बात करें डिसोल्यूशन, ठीक है, तो डिसोल्यूशन दो चीजों का होता है। एक तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है इसका मतलब ये तो आपका एक तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है कि मतलब किसी भी पार्टनर की डेथ की वजह से पार्टनरशिप टूट रही है, मतलब कि डिसकंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिलेशन, रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन खत्म हो रहा है। ठीक है ना, वो डीड अब खत्म हो गई जो बनी थी। ठीक है, बट बिजनेस इज कंटिन्यू, लेकिन बिजनेस अभी भी चल रहा है। ठीक है, यहां पे क्या होता है पार्टनरशिप फर्म के बीच में कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ relationship as well as business among partners। यहाँ पर बिजनेस और पार्टनरशिप दोनों ही खत्म हो गए हैं। ठीक है, ये सिचुएशन कब हो सकती है? जब किसी पार्टनर की डेथ हुई हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की कोई रिटायरमेंट हुई हो, एडमिशन हुआ हो, या फिर चेंज इन पीएसआर हुई हो, सो मेनी थिंग्स। ठीक है, यहां पर क्या है, जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि अब आपको बंद करनी ही पड़ेगी, कोर्ट ऑर्डर्स। ठीक है, पार्टनरशिप विल पर चल रही थी, मर्जी हुई बंद कर दिया। ठीक है, जब सारे पार्टनर डेड हो जाएं, जब सारे पार्टनर या तो डेड हो जाएं या इंसॉल्वेंट हो जाएं, ये सब सिचुएशन। तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप की बात है सिर्फ, तो वो सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है जो कि अब तक हम पढ़ते आए हैं डेथ तक। बट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म। That means the relationship is discontinuing as well as the business is there, is not existing. Okay, so आप लोग अपनी कैलकुलेशन सुधार लीजिए, जिनके भी नंबर कटे ना ऑलमोस्ट कैलकुलेशन भी से कटे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा तो कुछ है नहीं। टेस्ट के अंदर कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी नहीं, इतना बड़ा कुछ था नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। बट आपको थोड़ा सोचना था, किसी किसी क्वेश्चन में, किसी किसी में तो कैलकुलेशन थी जस्ट सिंपल सी, और जो नहीं आए उनको जरूर आना था टेस्ट में। ठीक है, बकवास कराकर चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू द नोट्स। Dissolution of partnership, it means it changes the existing relationship among the partner, but the firm may continue its business as before. But the firm, dissolution of the partnership firm, dissolution of firm means dissolution of partnership among all partners. In this case business of the firm also comes to an end। इस सिचुएशन में बिजनेस भी एंड हो जाता है। देखो एकदम आपको ना लाइट डार्क स्क्रीन से लाइट स्क्रीन में दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा फोकस करने में टाइम। ठीक है, तो मैं लाइट ना आपको लाइट ही दिखाऊंगा ऑल। ठीक है,
मोड ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन किन किन फर्म का डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है? म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में पार्टनर्स एग्री कर सकते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है? कि जब जो वो बिजनेस कर रहे हैं ना वो इलीगल डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, मान लो कि अभी जो है शराब बेचना जो है लीगल है कहीं कहीं पे, गुजरात में तो बिल्कुल इलीगल है, कुछ स्टेट हैं जहां पर बिल्कुल शराब बेचना भी इलीगल है। तो अगर मान लो दिल्ली में कोई शॉप खुली हुई है शराब बेचने की और एकदम से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ गए कि नहीं नहीं शराब बेचना इलीगल है, तो वो सारे के सारी जो इतनी पार्टनरशिप में भी चल रहे होंगे तो उनको कंपल्सरी अपनी फॉर्म डिजोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, सारे ही पार्टनर मर गए, कोई इवेंट हो गया, सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, घटना घट गई। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, कोर्ट का नोटिस आ गया, कोर्ट सॉरी इन कोर्ट वाला तो अलग है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस का मतलब ये होता है कि जो विल पे पार्टनरशिप होती है ना, वो एक नोटिस देती है पब्लिक में कि हम अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं। देखो क्योंकि पार्टनरशिप कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है, इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस पर कोई विश्वास नहीं करता। पार्टनरशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस करने का जिसमें कि लोगों को ऐसे विश्वास नहीं रहता कि भाई अगर अगर देखो आप लोग कहते हो कौन सी कंपनी का माल है, क्योंकि कंपनी का सबको पता है कि सारे मेंबर भी मर जाएंगे तो भी कंपनी चलती रहेगी, परपीचुअल सक्सेशन होती है कंपनी की, क्योंकि कंपनी कभी मरती नहीं है। ठीक है, तो जब तक कोर्ट ना उसको वाइंड अप करे इसमें, लेकिन अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं पार्टनरशिप को, इसलिए विश्वास कम है इसका, तभी कंपनी का एक कॉन्सेप्ट सामने आता है। ठीक है, तो at the suit of a partner, the court may dissolve a firm on any of the following ground, namely, मतलब कि अगर एक पार्टनर कोर्ट में केस डाले कि भाई हमारे को हमारी पार्टनरशिप बंद करनी है, तो किस किस वजह से हो सकती है? कि पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, इसके पार्टनर जो है वो दिमागी रूप से पागल हो गया है। पार्टनर हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर, दो ही पार्टनर थे ए एंड बी, बी ने अर्जी लगा दी कोर्ट में कि मैं अब कैपेबल नहीं हूँ बिजनेस करने की, तो ऑब्वियसली जब बी जाएगा तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी और सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाएगा बिजनेस। पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, उसने कुछ गलत काम किया है जिसके लिए वो गुनहगार पाया गया है। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय पार्टनर, किसी पार्टनर ने किसी का कोई वादा तोड़ा है या फिर किसी का कोई एग्रीमेंट तोड़ा है जो लीगली बाउंड है। अ पार्टनर ट्रांसफर हिज राइट, ठीक है, पार्टनर के पास कोई राइट है, मान लो कि एक बंदा है उसके पास बॉम्ब बनाने का लाइसेंस है या राइट है, जो पटाखे होते हैं क्रैकर, सोच रहे टाइम बॉम्ब बनाने का, ठीक है क्रैकर्स बनाने का राइट है, फायर क्रैकर्स, उसका लाइसेंस जो है उसने ट्रांसफर कर दिया, किसी और को भेज दिया, अपना वो लाइसेंस ही भेज दिया। तो जिस लाइसेंस की वजह से पार्टनरशिप चल रही थी, अब वो लाइसेंस ही बेच दिया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। और भी सारे कारण है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ पार्टनर जो फर्म का डिसोल्यूशन होता है, मतलब कि सारे के सारे पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप टूट गया। यहाँ पे क्या है कि केवल प्रेजेंट एग्रीमेंट टूट गया, नया एग्रीमेंट बन जाएगा, पार्टनरशिप दोबारा शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बिजनेस क्लोज डाउन हो जाता है, यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे सारी किताबों को बंद करना पड़ता है, यहाँ पे सारी किताबें बंद नहीं होती है, मतलब कि बैलेंस शीट फिर भी बनती है, यहाँ पर बैलेंस शीट ही नहीं बनती फिर, क्योंकि बैलेंस शीट किस चीज़ की बनेगी जब कोई है ही नहीं। और ये जो है यहाँ पे कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है, यहाँ पर कोर्ट कभी भी ऑर्डर नहीं करता, कोर्ट को कोई मसला नहीं है बीच में कि भाई हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कराएं, डेथ रिटायरमेंट में कोर्ट का कोई रोल नहीं है। इसमें एसेट को बेच दिया जाता है और लाइबिलिटी से पैसे लाइबिलिटी चुका दी जाती है, इसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन किया जाता है एसेट लाइबिलिटी का। क्या किया जाता है? रिवैल्यूएशन। ओके, अब मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का, थोड़ा सा ब्लर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रियलाइजेशन ये तो बोला मैंने। अच्छा, देखिए क्या होता क्या है, एक बार मैं आपको ब्लैक स्क्रीन की तरफ लेके जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी तो नहीं देगा, जब लाइट पे आओगे तो बैठेगा। देखिए क्या होता है कि बैलेंस शीट होती है ना एक फर्म की, यहाँ पर क्या दिखाते हैं आप, और यहाँ पे लाइबिलिटी, इसमें यहाँ पे कैश होता है, बैंक का बैलेंस होता है, मान लो पी एंड एल अकाउंट का भी कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स पड़ी हुई है या अदर एसेट्स हैं। यहाँ पे कैपिटल होता है, पार्टनर का लोन होता है, कोई जनरल रिजर्व होता है, WCR होता है, ठीक है ना, IFR होता है,
अदर लाइबिलिटीज होती हैं। छोटी सी मैंने एक फेक बैलेंस शीट बना दी है, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी आप डिसोल्यूशन अकाउंट बनाते हो ना, तो डिसोल्यूशन अकाउंट में होता क्या है कि यहां पर आपको देखना, जरा दिखेगा तो ये ट्रांसफर नहीं करना, ये ट्रांसफर नहीं करना, ये ट्रांसफर नहीं करना। ट्रांसफर बोले तो जो चीज आपको बैलेंस शीट से खत्म करनी है, ठीक है। तो बनता कैसे है, क्या बोलते हैं इसको, रियलाइजेशन अकाउंट। दिख रहा है कलर? ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, जितनी भी एसेट्स हैं ये वाली, ये सारी इधर ट्रांसफर कर दी जाती हैं। 2 बाय लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अकाउंट लगता है ना फिर उस पर वो। और जैसे और जो भी अदर लाइबिलिटीज हैं, आपको याद रखना है कि आईएफआर ट्रांसफर होता है, ठीक है। आईएफआर के साथ साथ अदर लाइबिलिटी सारी की सारी क्या हो जाती हैं, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती हैं। गाली तेरा भी मेरे को लग रहा है ध्यान नहीं है बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में, मैं भगा दूंगा, अगली भी क्लास में बैठने नहीं दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को ट्रांसफर किया, इन चीज़ों को ट्रांसफर ही नहीं किया। किस किस को मैंने ट्रांसफर नहीं किया, मैंने इसको ट्रांसफर नहीं किया, इसको नहीं किया, इसको नहीं, क्यों? कैश कुछ बिक थोड़ी सकता है, आप कैश जाके बेच दोगे क्या? रिलाइजेशन अकाउंट में जो चीज़ बिक सकती है, जिस चीज़ को आप रिलाइज करने वाले हो, पैसा दोगे या लोगे, कैश तो कैश है, उसमें तो कुछ दे नहीं सकते हो। आपका लॉस इकट्ठा हो रखा है, कौन खरीदेगा आपका लॉस? वो तो पार्टनर्स में बांट दो, पार्टनर्स की कैपिटल, वो तो अपने बंदे हैं, उन्हें क्या पे करना, बाद में देखेंगे, इनको रोक देंगे अभी। पार्टनर का लोन ये भी रोक देंगे, अभी पे तो करना पड़ेगा इसको भी, लेकिन अभी फिलहाल रोक देंगे। जनरल रिजर्व पार्टनर को ही मिलना है तो उनको दे देंगे, WCR भी पार्टनर को मिलना है उनको दे देंगे। IFR देना पड़ेगा हमको लायबिलिटी के तरीके से, ठीक है। तो आपको याद रखना है IFR ट्रांसफर होता है। अभी क्या होगा, इसी अकाउंट में देखो, सिर्फ हमने पहले क्या किया है, अभी ट्रांसफर कर लिया, पहले हमने क्या किया, ट्रांसफर। अभी क्या होगा कि ये जो एसेट है ना, ये एसेट रिलाइज होगी इधर, अगर पैसा मिल रहा है, ये एसेट बिक रही है, बस क्रिस क्रॉस 2 बार होना है आपका रिजोल्यूशन अकाउंट खत्म। एक बार सारी एसेट इधर, लायबिलिटी इधर, फिर एसेट को रिलाइज करो इधर और लायबिलिटी को रिलाइज करो इधर। क्लियर है? तो जितनी भी आपकी एसेट है वो सारी यहाँ पे रिलाइज हो जाएंगी, मतलब कि अगर वो बिक गई हैं तो बैंक नाम से आ जाएगी, और अगर कोई पार्टनर ले गया है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के नाम से आ जाएगी। ऐसे ही बात कर लेते हैं लायबिलिटीज की, ठीक है। जो लायबिलिटीज होती हैं, देखो IFR तो नहीं पे हो सकता, ये तो एक रिजर्व है, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मान लो अगर यहाँ पे दिया होता हमको, EPF, तो वो भी यहाँ पे आता, EPF। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज लायबिलिटी, इज लायबिलिटी, उसकी पेमेंट करो यहाँ करो, वो डिपेंड करता है। अगर लायबिलिटी पे हो रही है तो बैंक के नाम से आएगी, अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है लायबिलिटी को तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से आ जाएगी। कुछ बच जाता है तो वो इधर आएगा तो प्रॉफिट आएगा, और इधर आएगा तो वो लॉस होगा, इफ एनी। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने क्या समझाया आपको? पहले एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है, फिर एसेट को रिलाइज करना है उल्टी तरफ, लायबिलिटी को रिलाइज करना है इस तरफ, जो प्रॉफिट लॉस बचेगा वो इधर जाएगा, ठीक है। तुमने आगे भी बातें, चलिए इस चीज को लेके चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस बनाएंगे। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे सारी की सारी एसेट को ट्रांसफर कर लिया है। आप सोचोगे कैश बैंक भी आ गया, ये कैश बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये यहीं तक ही ट्रांसफर हुई है बस एसेट, और लायबिलिटी कहाँ तक ट्रांसफर हुई है, प्रोविजन के साथ में लायबिलिटी यहाँ तक ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। जब इन लायबिलिटीज की पेमेंट हुई है तो वो इधर हो गई है कैश के नाम से, आपको दिख रहा होगा कैश कैश कैश, पार्टनर कैपिटल, यहाँ तक ये रियलाइज हुआ है, पेमेंट की है हमने। और इन एसेट्स के पैसा आएगा तो कैश के नाम से, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के नाम से, 2 अकाउंट दिख रहे हैं आपको,
कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ये एसेट बिकी हैं, ये लाइबिलिटीज बिकी थी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, कोई पार्टनर ले गया, ठीक है। अगर लॉस आएगा तो इधर, प्रॉफिट आएगा तो इधर, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सारा भर भर के लिख दिया है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया सिंपल सा, वही सारी बातें यहाँ पर हैं। अब ट्रांसफर क्या नहीं होता है वो मैंने अलग से लिखा हुआ है। एक तो बैंक ट्रांसफर नहीं होता, कोई भी फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफर नहीं होती है, WCR या कोई भी टाइप का रिजर्व ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ IFR ट्रांसफर होता है। डेबिट बैलेंस ऑफ पेंडल अकाउंट भी ट्रांसफर नहीं होता है, डेबिट और क्रेडिट हो कोई भी बैलेंस हो वो ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर नहीं होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर नहीं होता है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफर नहीं होता है, पार्टनर का लोन अकाउंट भी ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको एक बैलेंस शीट में नकली की बना के दिखा दी और बता दी ये ट्रांसफर नहीं होगा, तो आपके दिमाग में बैठ गया। अगर मैं ऐसे लिस्ट समझाऊंगा तो आपको याद नहीं हो पाता, ठीक है। अब जैसे कि पहला ही हमको एक क्वेश्चन दे दिया गया है रमेश उमेश का, इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं पहले तो एक बारी। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। इसके अंदर मैं सारी चीजें मिटा देता हूँ क्योंकि ये सब हमारी पिछली क्लासेस की हैं। इतने में ही सही दिख रहा है आपको ये, ठीक है। दिख रहा है ना सबको, छोटा छोटा, किसी की आंखों में प्रॉब्लम तो नहीं, बता देना मुझे, मैं उसको उस टाइम पे जूम कर दूंगा। पहले ना एक बार बैलेंस शीट को ध्यान से पढ़ेंगे कि दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर, ताकि हम इसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल सकें, ठीक है। लेट्स रीड द क्वेश्चन विद मी वेरी केयरफुली। व्हाट डज द क्वेश्चन से? Ramesh and Umesh were partners in a firm, sharing profit loss in the ratio of their capital. The capital is 7:3. 7 lakh, 3 lakh is the capital, therefore the ratio will be 7:. On 31st March 13, their balance sheet was as follows. बैंक में पैसा पड़ा है, डेटर भी है, स्टॉक भी है, फर्नीचर भी है, मशीनरी भी है और करंट अकाउंट भी है, ठीक है। क्रेडिटर, WCR, जनरल रिजर्व, करंट अकाउंट, कैपिटल, ये सारी बातें क्लियर है। पहले आपको ये इसमें ये छांटना है कि क्या ट्रांसफर होगा क्या ट्रांसफर नहीं होगा। तो आई वुड से अ सिंगल थिंग कि क्या ट्रांसफर होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, कट कर लेते हैं। कैश बैंक ट्रांसफर नहीं होता, करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता, करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा, WCR ट्रांसफर नहीं होगा और कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी। मतलब ट्रांसफर होगा क्या, क्रेडिटर्स यहां से लेके यहां तक की सारी एसेट्स ये ट्रांसफर होंगी। पहले तो उनको ट्रांसफर कर देंगे जल्दी से। तो ट्रांसफर कैसे करेंगे, एक बार मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ फॉर्मेट, फिर आप करने बैठ जाना। देखो ध्यान से देखना, क्रिएटर मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया अलग से, मैंने अलग अलग कलर से सब कुछ लिखा है। मैंने क्रिएटर को ट्रांसफर कर दिया, आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर से, क्रिएटर दिस हैव बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है। उसके बाद ये डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, ये मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हैं, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, इतना बस मैंने रेड कलर से पहले ट्रांसफर वाला पार्ट लिखा है। जितना भी ट्रांसफर हुआ मैंने रेड कलर से लिख दिया है। क्लियर, ये समझ में आ गया। अभी आप क्या करोगे, यहां से पढ़ोगे एक एक लाइन को ध्यान से मेरे साथ साथ देखेंगे। रमेश रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। मतलब रमेश आधा स्टॉक ले गया, अभी पहले कॉपी नहीं करो, पहले समझ लो प्लीज। रमेश 50% का स्टॉक ले गया, स्टॉक है कितने का लाना, 1,30,000 का। इसका मतलब रमेश 1,30,000 का आधा, मतलब 65,000 का स्टॉक ले गया है 10,000 कम में, तो मतलब 55,000 में ले गया है, 55,000 में ले गया। और जो बचा हुआ स्टॉक है वो सोल्ड, वो हमने बेच दिया एट अ लॉस ऑफ 15,000। मतलब बचा कितने का था, 65 का गया था, 65 का ही बचा ना, तो उस 65 के स्टॉक को हमने 15 के लॉस पे बेच दिया। मतलब वो 50 में हमारा पैसा आ गया 50 में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी के अंदर एक और ट्रांजेक्शन है कि डेटर से हमने पैसा ले तो लिया,
लेकिन 5% के डिस्काउंट पर। भाई देखो, कोई बंदा कह रहा है कि 2 महीने बाद दूंगा, और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हम तो डिजॉल्व कर रहे हैं भैया, आज ही दे दे जो देना है। वो कहेगा 5% का डिस्काउंट चाहिए मुझे। ओके ठीक है, ले लेंगे। 5% का डिस्काउंट कितना मिलेगा उसको? आप 2,40,000 का 5% निकाल लीजिए, 12,000 है ना। तो 12,000 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2,28,000। ठीक है ना। 2,28,000 आपको डेटर से मिल गए और आपको 12,000 का डिस्काउंट देना पड़ा। ये आपकी पहली एडजस्टमेंट क्लियर हुई है। अब इस पहली एडजस्टमेंट को मैंने कैसे कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाया है, मैं वो समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना जरा मेरी बात। देखिए, जब एसेट यहां पे ट्रांसफर होती हैं, रियलाइज यहां पर होती हैं। ट्रांसफर इधर होती हैं और रियलाइज इधर होती हैं। कैसे रियलाइज कर रहा हूं? मैंने डेटर कितने की रियलाइज कर लिए? बैंक के नीचे आएंगे क्योंकि पैसा आया है। स्टॉक 50 क्यों आ रहा है ये? क्योंकि आधा स्टॉक जो 65,000 का था वो 15 के लॉस पे, 15 के लॉस पे पैसा मिला है मुझे। तो 65,000 का स्टॉक था, 15 का लॉस हटा देंगे तो कितना पैसा आया मेरे हाथ में? 50,000। मशीनरी की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अभी दो ही चीजों की ट्रीटमेंट दे रहा हूँ क्योंकि मैंने दो ही ट्रांजेक्शन, अभी पहली ट्रांजेक्शन पढ़ी है। अगला मैंने यहाँ पे लिखा है बाय रमेश कैपिटल अकाउंट, स्टॉक के लिए। मैंने कहा अगर कोई भी अगर एसेट पार्टनर लेके जाएगा तो वो बैंक में नहीं आएगी, वो आएगी पार्टनर के नाम से। तो पार्टनर के नाम से कैसे आएगी? रमेश कैपिटल अकाउंट। स्टॉक कितने का ले गया था? 55,000। मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई ना अभी कि आधा स्टॉक 10 के लॉस पे लेके गया, तो मतलब 65,000 का स्टॉक 10,000 घटाने के बाद 55 पे वो ले गया। तो मतलब जो मैंने ये ट्रीटमेंट दिखाया है डेटर, स्टॉक और स्टॉक का, ये पहली एडजस्टमेंट मेरी क्लियर हो गई। किसी को कोई डाउट है कि इसमें पहली एडजस्टमेंट में? चलिए कोई बात नहीं, अभी एक बार पढ़ के फिर दोबारा समझ लेंगे। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश। उमेश आया, जब सामान बिक रहा है वो कह रहा है कि चलो भाई ये टेबल अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। आप क्यों बाहर कस्टमर ढूंढने जा रहे हो बेचने के लिए? मेरे को भी जरूरत है, मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी इससे, मुझे दे दो। ठीक है ना। वो ले गया अपने घर में उठा के फर्नीचर जो भी था वहां पे, टेबल चेयर एंड ऑल दैट। 50,000 रुपीज दिए उसने और ले गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्नीचर क्या ट्रांसफर हुए थे? हाँ हुए थे, मतलब बिकने चाहिए थे। तो उमेश ले गया 50,000 में। बैंक के नीचे नहीं आएंगे क्योंकि पैसा मिला थोड़ी है, उमेश की कैपिटल से कट जाएगा पैसा। उमेश को कैश थोड़ी देगा फर्म को, तो मेरी कैपिटल से काट लेना, मेरी कैपिटल से कम कर लेना होता है। मतलब क्योंकि अपनों में कुछ कैश में लेन देन नहीं होता, वो तो बाद में सारा अकाउंट में कट जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, क्रेडिटर वाज पेड इन फुल। कितने के क्रेडिटर थे? 1,70,000 के। क्या ट्रांसफर हुए थे क्रेडिटर्स? यस, ट्रांसफर तो हुए थे। पेमेंट भी हुई होगी उल्टी तरफ बैंक के अंदर। 1,70,000 की पेमेंट पूरी की पूरी हमने 1,70,000 की पेमेंट कर दी। ठीक है, चक्कर आगे देख देख के घूम घूम के। ठीक है, छोटा कर देता हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर। हमने एकदम से सारी किताबें बंद करी तो देखा कि एक बिल तो पड़ा हुआ टेबल के नीचे रह गया। उमेश टेबल उठा के ले जा रहा है, उसमें बिल निकला रिपेयर का 1,60,000 का। हमें पे करना पड़ेगा अभी। ठीक है ना। उस बंदे को भी याद नहीं जिसको पैसा देना है हमको, लेकिन हमने कॉल मिलाया तो उसने बता दिया चलो यार कोई बात नहीं, आप मुझे 1,40,000 में इसको सेटल कर दो। 1,40,000 में हमने सेटल कर दिया उसको। तो 1,40,000 की पेमेंट तो करनी पड़ी ना हमको। लेकिन ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ये ट्रांसफर्ड लाइबिलिटी नहीं है। ऐसी कोई लाइबिलिटी मैंने ट्रांसफर नहीं की है, मतलब मेरी बैलेंस शीट में ऐसी कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, फिर भी मुझे 1,40,000 देने पड़ गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी आपको पे करनी पड़ सकती है तो वो बैंक में ही आएगी, बेशक वो ट्रांसफर ना हुई हो। क्योंकि जब वो ऊपर थी नहीं तो वो ट्रांसफर होती कैसे? ट्रांसफर का मतलब क्या है कि आप वहां से खत्म कर रहे हो लाइबिलिटीज को, बैलेंस शीट से निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे कर दी। आखिरी एडजस्टमेंट, ये मशीनरी वाली कहाँ से आई थी? थियरी। मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 4.5 लाख। मशीनरी थी कितने की? ओहो, 9,30,000 की मशीनरी थी, केवल 4.5 लाख में गई है। हमारे को क्या रोना पड़ रहा है? घिस गई होगी क्योंकि बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू आती है ना, और हिस्टोरिकल कॉस्ट, डेप्रिशिएट कितना भी कर लो। तो अभी 4.5 लाख की बिक गई, बैंक में आएगा। बिक गई ना, क्योंकि सोल्ड। कोई पार्टनर लेके जाता तो क्या होता? पार्टनर के नाम पे आ जाती। बिक गई है तो मशीनरी मतलब बैंक के नीचे आ गई। तो मतलब कितना पैसा टोटल मिला वो मैंने अलग लिखा है, 7,28,000।
पार्टनर कौन कौन ले गया उनके नाम लिख दिए, लाइबिलिटी मैंने कहाँ चुका दी है बैंक से, वो यहाँ लिख दिया। बाकी मुझे जब मैंने सारा टोटलिंग करी, इधर का टोटल करा इधर का टोटल करा, तो मुझे लॉस दिखा, तो लॉस मैंने इधर लिख दिया बाय लॉस, और वो भी पार्टनर्स में बट गया इन देयर रेशियो। रेशियो क्या थी 7:3। तो आप लोग सारा एडमिशन रिटायरमेंट डेथ करके आ चुके, तो मेरे को ये नहीं लगता कि आपको बांटना सिखाया जाए या आपको लॉस निकालना सिखाया जाए। आप लोग 11th क्लास में भी लॉस निकाल के आए हैं, तो इस सिचुएशन में इन चीज़ों पे फोकस ना करते हुए आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इसको फटाफट से बना लेंगे, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, रमेश उमेश वाला आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि वैसे तो ये आपको करना तो खुद पे ही चाहिए था, लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूँ आपको, जस्ट डू इट।